नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं पढ़ने जा रहा हूं भारत की एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो कि देश के लाखों लोग इसमें संलिप्त हैं। दोस्तों, आज जानते हैं बंधुआ मजदूरों के बारे में कि आखिर बंधुआ मजदूर कौन होते हैं, किस उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। भारत में बहुत सी सामाजिक आर्थिक बुराइयों में से एक बुराई है बंधक मजदूरी या बंधुआ मजदूरी। ये हमारे समाज में बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित है। दुर्भाग्यवश ये आज भी अपने अलग अलग रूपों में जारी है। बेगारी, हाली, कर्ज बंधक, बाल मजदूरी व मानव दुर्व्यापार इसके कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, बंधुआ श्रम प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति को उसके श्रम के बदले में नाम मात्र की या बिल्कुल भी मजदूरी नहीं मिलती है। इसे कर्ज बंधक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बंधुआ मजदूर की सामान्यतः ऋण के भुगतान के साधन के रूप में मांग की जाती है। वास्तव में इस अमानवीय प्रथा को अवैतनिक श्रम का लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में शोषणकारी जमींदारों या साहूकारों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। बंधुर मजदूरी प्रणाली सामंती श्रेणीबद्ध समाज की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इस प्रणाली को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों ने कमजोर वर्गों का शोषण करने के लिए तैयार किया था। यह व्यवस्था इस प्रकार कार्य करती है कि समाज के गरीब, दलित या कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के उद्देश्य से साहूकारों या जमींदारों से ऋण लेगा, जिसके बदले में उसे यह अवसर मिल जाएगा कि ऋणी के पास जो भी कुछ चल अचल संपत्ति है उसे बंधक के रूप में अपने पास रख ले और उस ऋण का बिना किसी मजदूरी या श्रम के उस देनदार के कहने के अनुसार कार्य करना पड़े। ये साहूकार ऋण की ब्याज दरों को इतना ऊंचा रखते हैं कि ऋणी मूलधन कभी चुका ही नहीं पाता है। वह लेनदार पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणी रहेगा और उसका ऋण कभी भी चुकता नहीं हो पाता है। इस तरह से बंधुआ मजदूरी का ये दुष्चक्र चलता रहता है। दोस्तों, हालांकि ये प्रथा भारत में कोई नई नहीं है। दुनिया के बहुत से भागों में इस प्रथा का अलग अलग रूप प्रचलन में है। ये पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद की सबसे बुरी व सबसे खतरनाक कमी है। पूरी औपनिवेशिक दुनिया में बंधुआ मजदूरी के सबसे बुरे रूपों में से एक दास व्यापार की प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत काले लोग विशेष रूप से अफ्रीकन देशों के लोगों को बागानी व खनन के काम के लिए उनके यूरोपियन औपनिवेशिक मालिकों के द्वारा वेस्ट इंडीज सहित उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देशों को बेच दिया जाता था। वो बलपूर्वक मजदूरों का शोषण करते थे और उन्हें अमानवीय दशाओं में रखते थे। ये दास व्यापार प्रथा सदियों तक प्रचलन में रही और अब आधुनिक समय में काले लोगों के द्वारा व्यापक विरोध करने पर, उदाहरण के तौर पर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा किया गया विरोध और औपनिवेशिक युग के खत्म होने के कारण भी परिस्थितियों में कहीं न कहीं सुधार आया है। इस व्यापार प्रथा के प्रचलन का एक मुख्य कारण यह था कि तथाकथित गोरे लोग काले लोगों, जिन्हें निग्रो कहा जाता है, से खुद को बहुत श्रेष्ठ और उन्हें इंसान भी नहीं मानते थे। उस समय की यूरोपियन शक्तियां अपनी श्रेष्ठ सैनिक और आर्थिक शक्तियों के प्रयोग से अपने लाभ के लिए अफ्रीकन लोगों को मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करके उनका शोषण करते थे। भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश की विशेष सामाजिक और आर्थिक संस्कृति के कारण हुई है। भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह बंधुआ मजदूर भी हमारी जाति व्यवस्था की एक उपशाखा है। मुख्यतः तथाकथित उच्च जाति से संबंध रखने वाले लोग शोषणकर्ता हैं और निम्न कही जाने वाली जातियां शोषित हैं। समाज में उनकी कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के दलितों को गांवों में जमींदार या साहूकार, जिन्हें अपने श्रम को नाम मात्र के वेतन
या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं। ये प्रथा प्राचीन समय से प्रचलन में है और अब भी कुछ स्थानों पर इसका अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त जीविका के अधिक साधनों का अभाव, बड़े परिवारों, घटिया शैक्षिक स्तर और दलितों में जागरूकता की कमी उनकी स्थिति को और भी बुरा बना देती है। कभी कभी शक्तिशाली जमींदारों या साहूकारों के दबाव या मजदूरी बंधुआ मजदूरी के ठेकों के निर्माण का कारण होता है। इस प्रकार मूल रूप से ये शोषणकारी व्यवस्था है जिसकी जड़ें भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में मौजूद विशाल असमानताओं और भेदभाव के रूप में निहित है। भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था के रूप में सबसे अधिक शोषण खेती और उत्पादन क्षेत्रों में प्रभावी है और दलित को भूमि सुधार प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण सबसे ज्यादा शोषित होता है। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व गैर दलित लोगों के पास में है और निम्न तबके के लोग खेती के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी भूमि नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। केरल जैसे राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू हो जाने के कारण बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन हो गया है। इसके विपरीत दूसरे राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक में जहां भूमि का बहुत बड़ा भाग उन परिवारों ने अधिकृत कर रखा है जो परंपरागत रूप से जमींदारी, साहूकारी से जुड़े थे, जिसके कारण वहां ये प्रथा आज भी प्रचलन में है। बंधुआ मजदूरी बेघर का दूसरा रूप है, जिसमें एक व्यक्ति ऋण के भार को चुकाने के लिए अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर करता है। हालांकि सभी बंधुआ मजदूर बेगारी नहीं होते, लेकिन अधिकतर बेगारी मजदूरों की प्रकृति बंधुआ मजदूरों की तरह ही होती है, या तो दबाव में या फिर मजबूरी में। बंधुआ मजदूरी केवल कृषि के क्षेत्र में प्रचलित नहीं है, बल्कि शहरों में बहुत से क्षेत्रों में जैसे खनन, माचिस का निर्माण कार्य और भट्टे जहां ईंटों का निर्माण होता है आदि में यह व्यापक रूप से फैली है। शहरों में प्रवासी मजदूरों को अपने श्रम को बहुत कम या नाम मात्र के वेतन या बिना वेतन के बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इस अमानवीय व्यवस्था में बच्चों को भी शोषित किया जाता है, विशेष रूप से छोटे स्तर की कंपनियों जैसे पटाखा निर्माण व माचिस बनाने की यूनिट्स में, टेक्सटाइल व चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्माण कार्यों में, चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में सुबह से लेकर शाम तक कार्य करने के लिए बच्चों को मजबूर किया जाता है। दोस्तों, बंधुआ मजदूरी में शामिल है मानव तस्करी। नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की दी गई परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बल प्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है। दुनिया भर में 80% से ज्यादा लोग मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए। भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है। सन 2011 में लगभग 35,000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई, जिसमें से 11,000 से ज्यादा तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से थे। इसके अलावा यह माना जाता है कि कुल मामलों में से केवल 30% मामले ही रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। मानव तस्करी भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। आज तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया जिसमें भारत में तस्कर हुए बच्चों का सही आंकड़ा पता चल सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में, खासकर झारखंड में मानव तस्करी की बढ़ती समस्या पर रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी उम्र की लड़कियों को नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक अन्य लेख के अनुसार कर्नाटक भारत में तीसरे नंबर पर आता है। अन्य दक्षिण भारतीय राज्य भी मानव तस्करी के सक्रिय स्थान हैं। 4 दक्षिण भारतीय राज्यों में से प्रत्येक में हर साल ऐसे 300 मामले रिपोर्ट होते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में हर साल औसतन ऐसे 100 मामले दर्ज होते हैं।
आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के आधे से ज्यादा मामले इन्हीं राज्यों से आते हैं। नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा मानव तस्करी पर जारी एक ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि सन 2012 में तमिलनाडु में मानव तस्करी के 528 मामले थे। यह वास्तव में एक बड़ा आंकड़ा है और पश्चिम बंगाल, जहां यह आंकड़ा 549 था, को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यह सबसे अधिक है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 4 सालों में कर्नाटक में मानव तस्करी के 1379 मामले रिपोर्ट हुए हैं, तमिलनाडु में 2244, जबकि आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी के 2157 मामले थे। हाल ही में बेंगलुरु में 300 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया है। फर्स्ट पोस्ट के एक लेख के अनुसार दिल्ली भारत में मानव तस्करी का गढ़ है और दुनिया के आधे गुलाम भारत में रहते हैं। दिल्ली घरेलू कामकाज, जबरन शादी और वेश्यावृत्ति के लिए छोटी लड़कियों के अवैध व्यापार का हॉटस्पॉट है। बच्चे, खासकर छोटी लड़कियां और युवा महिलाएं, जो कि ज्यादातर उत्तर पूर्वी राज्य से होती है, उन्हें उनके घरों से लाकर दूर दराज के राज्यों में यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के लिए बेचा जाता है। एजेंट इनके माता पिता को पढ़ाई, बेहतर जिंदगी और पैसों का लालच देकर लाते हैं। एजेंट इन्हें स्कूल भेजने के बजाय ईंट के भट्टों पर कारपेंटर, घरेलू नौकर या भीख मांगने का काम करने के लिए बेच देते हैं, जबकि लड़कियों को यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि इन लड़कियों को उन क्षेत्रों में शादी के लिए भी मजबूर किया जाता है जहाँ लड़कियों का लिंगानुपात लड़कों के मुकाबले बहुत कम है। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों पर मानव तस्करी का खतरा सबसे ज्यादा है। हाल ही में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां ज्यादातर बच्चे मणिपुर के तामेंगलांग जिले में कुर्की जनजाति से थे। इस कारण आदिवासियों का संघर्ष था, जिससे मानव तस्करी को फलने फूलने का मौका मिला है। सन 1992 से 97 के बीच में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुर्की और नागा जनजाति के बीच हुए संघर्ष से कई बच्चे बेघर हो गए। इन बच्चों को एजेंट देश के अन्य हिस्सों में ले गए। भारत में मानव तस्करी के बढ़ने के कारण दोस्तों इस स्थिति पर भी मांग और आपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। पुरुष काम करने के लिए बड़े व्यावसायिक शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे व्यापारिक सेक्स की मांग पैदा होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए सप्लायर हर तरह की कोशिश करता है, जिसमें अपहरण भी शामिल है। गरीब परिवार की छोटी लड़कियों और युवा महिलाओं पर यह खतरा ज्यादा है। इसके बाद आता है अन्याय और गरीबी। यदि आप भारत के उत्तर पूर्व राज्य के किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो आपके बेचे जाने का खतरा ज्यादा है। यदि आप किसी गरीब परिवार में पैदा हो या लड़की हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। कभी कभी पैसों के खातिर माँ बाप भी बेटियों को बेचने पर आमादा हो जाते हैं। सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लिंग विषमता, असंतुलन और भ्रष्टाचार मानव तस्करी के प्रमुख कारण हैं। आदिवासी क्षेत्रों के माँ बाप सोचते हैं कि वे अपने बच्चों को बेचकर उन्हें शिक्षा और सुरक्षा के मायनों में बेहतर जीवन दे रहे हैं। माँ बाप बच्चों के रहने और खाने के लिए इन एजेंटों को 6-7 हजार रुपये तक भी देते हैं। लड़कियों और महिलाओं को न सिर्फ देह व्यापार के लिए तस्करी किया जाता है, बल्कि उन्हें एक सामान की तरह उन क्षेत्रों में बेचा जाता है जहां कन्या भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों का लिंग अनुपात लड़कों के मुकाबले बहुत कम है। फिर इन्हें शादी के लिए मजबूर किया जाता है। यूं तो बंधुआ मजदूरी के बारे में ज्यादा नहीं जाना जाता, पर यह भारत में गैर कानूनी है और समाज में प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 11.7 मिलियन से ज्यादा लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। पैसों की तंगी झेल रहे लोग पैसों के बदले में अक्सर अपने बच्चों को बेच देते हैं। इन मामलों में लड़के एवं लड़कियां दोनों को बेच दिया जाता है और उन्हें सालों तक भुगतान नहीं किया जाता। मानव तस्करी के शिकार लोगों की कई चीजों जैसे मानसिक विकार, निराशा और चिंता से पीड़ित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। यौन तस्करी के शिकार महिलाओं की HIV और STD से ग्रसित होने की संभावना भी अधिक रहती है। अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम के तहत व्यावसायिक यौन शोषण दंडनीय अपराध है। इसकी सजा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की है। भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम बंधुआ और जबरन मजदूरी को रोकते हैं। दिसंबर 2012 में हुए
जघन्य बलात्कार मामले में भारत सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिससे यौन हिंसा और सेक्स के अवैध कारोबार से जुड़े कानूनों में बदलाव हो सके। लेकिन अब भी इन कानूनों के बनने और लागू होने में एक बड़ा फर्क है। हर तरफ फैले भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण इन एजेंटों का लड़के और लड़कियों को बेचना आसान है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जरूरत है जिससे इन समस्या को खत्म किया जा सके। साथ ही लोगों को इनके इलाकों में अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं देने की जरूरत है जिससे माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह ना बेच सकें। इसके साथ ही लड़कियों और महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की भी जरूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976। भारत सरकार ने देश में बाध्य श्रम या बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर निरंतर कठोर रुख अपनाया है। यह इस क्रूरता को प्रभावित नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन मानता है और इसके यथासंभव न्यूनतम समय में पूर्ण समापन को लेकर अड़िग है। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 से संपूर्ण देश से खत्म कर दिया गया है। इस अधिनियम के जरिए बंधुआ मजदूरी गुलामी से मुक्त हुए हैं, साथ ही उनके कर्ज की भी समाप्ति हुई है। इससे गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया है। इस अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कानून श्रम मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित और कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए मंत्रालय द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए समतुल्य अनुदानों यानी 50-50 के आधार पर केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान दोस्तों कुछ इस प्रकार है। बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त किया जाए और प्रत्येक बंधुआ मजदूर को मुक्त किया जाए तथा बंधुआ मजदूरी की किसी बाध्यता से मुक्ति की जाए। ऐसी कोई भी रीति रिवाज, करार या कोई अन्य लिखित जिसके कारण किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी जैसी कोई सेवा प्रदान करनी होती थी, अब निरस्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से एकदम पहले कोई बंधुआ ऋण या ऐसे बंधुआ ऋण जो किसी हिस्से का भुगतान करने की बंधुआ मजदूर के प्रत्येक उस देनदारी को समाप्त माना गया है। किसी भी बंधुआ मजदूर की समस्त संपत्ति जो इस अधिनियम के लागू होने से एकदम पूर्व किसी गिरवी प्रभार या ग्रहणाधिकार या बंधुआ ऋण के संबंध में किसी अन्य रूप में भारग्रस्त हो, जहां तक बंधुआ ऋण से संबंध है, मुक्त मानी जाएगी और ऐसे गिरवी प्रभार, ग्रहणाधिकार या अन्य बोझ से भी मुक्त हो जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई बंधुआ मजदूर करने की मजबूरी से स्वतंत्र और मुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर या अन्य आवासीय परिसर में जिसमें वो रह रहा है वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा। कोई भी उधारदाता किसी बंधुआ ऋण के प्रति कोई अदायगी स्वीकृत नहीं करेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के कारण समाप्त हो गया हो या समाप्त मान लिया गया हो या पूर्ण शोधन मान लिया गया हो। राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है और ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उचित अनुपालन हो। इस प्रकार प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे बंधुआ मजदूरों के आर्थिक हितों की सुरक्षा और संरक्षण करके मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के कल्याण का संवर्धन करेंगे। और इस अधिनियम का अंतिम बिंदु है प्रत्येक राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में सूचना के जरिए प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपमंडल में आवश्यकता अनुसार सतर्क समितियां जिन्हें वह उपयुक्त समझे गठित करेगी। तो दोस्तों, आज आपने सुना बंधुआ मजदूरी के बारे में, उसके कानूनी प्रावधानों को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको काफी मोटिवेट करेगी और आप इस दिशा में लगातार प्रयास करेंगे किस तरह से भारत में बंधुआ मजदूरी को कम किया जा सकता है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।